हेलो फ्रेंड्स, मंथन क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड, आज की क्लास में हम लोग भारतीय संविधान के राष्ट्रपति टॉपिक से हम लोग 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। फ्रेंड, ये क्लास आपकी आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल और यूपी पुलिस के आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है। फ्रेंड, इस क्लास को करने के बाद आपको राष्ट्रपति से संबंधित कोई भी प्रश्न अगर एग्जाम में पूछे जाते हैं तो गलत नहीं होंगे। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। आज के पहले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। पूछा जाए कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ऐसा वर्णित है? अनुच्छेद 52 के तहत, अनुच्छेद 53 के तहत, अनुच्छेद 54 के तहत, अनुच्छेद 55 के तहत। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे बनेगा ए नंबर ऑप्शन, अनुच्छेद 52 के तहत बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। फ्रेंड, अनुच्छेद 53 की चर्चा करें कि अनुच्छेद 53 में क्या बताया गया है। तो इसमें जो है आपकी कार्यपालिका शक्ति का वर्णन है। 53 जो है कार्यपालिका शक्ति से वर्णन मिलता है आपका, और कार्यपालिका की शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में ही निहित होती है। 54 की बात करें कि अनुच्छेद 54 में क्या वर्णन है, तो ये आपका यहाँ पे निर्वाचन मंडल की बात की गई है। 54 के तहत निर्वाचक मंडल। फ्रेंड, ये निर्वाचक मंडल जो होता है आपका, ये जो होते हैं ऐसे व्यक्तियों का समूह जो भारत के राष्ट्रपति को मतदान करते हैं, उन्हें निर्वाचक मंडल के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 57। राइट आंसर हमारा बनेगा चौथा ऑप्शन, अनुच्छेद 57 में जो है राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन की योग्यता का निर्धारण करता है। फ्रेंड, राष्ट्रपति का जो पुनः निर्वाचन की बात करें तो चाहे जितनी बार चाहे उतनी बार भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार चाहे उतनी बार। इस पर संविधान मौन है। लेकिन फ्रेंड, अमेरिका जैसे देश की बात करें कि अमेरिका में क्या प्रावधान है, कोई कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, तो अमेरिका में केवल कोई भी व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। 2 बार से अधिक बार राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। फ्रेंड, अनुच्छेद 55 जो है आपका, ये आपका निर्वाचन विधि के बारे में बताता है। किसके बारे में फ्रेंड? निर्वाचन विधि, कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन या चुनाव कैसे होगा, उनके विधियों के बारे में ये अनुच्छेद 55 हमारा वर्णन किया गया। अनुच्छेद 55 में ये जो विधियां होंगी, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की विधि होगी, एकल संख्यपरीय मत होगा, गुप्त मतदान और अप्रत्यक्ष। इस प्रकार से राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है इन विधियों के द्वारा। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है, यहां पूछा जा रहा है क्या आवश्यक नहीं है। फ्रेंड, इसमें 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो राष्ट्रपति के उम्मीदवार बनने के लिए आवश्यक हैं, लेकिन एक ऐसा है जो राष्ट्रपति बनने के लिए अनिवार्य नहीं है। तो आयु 35 वर्ष हो, ये अनिवार्य है। वह पढ़ा लिखा हो, ये जरूरी नहीं है। सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, ये भी अनिवार्य है राष्ट्रपति के उम्मीदवार बनने के लिए। देश का नागरिक हो, ये भी अनिवार्य है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे दूसरा हो जाएगा हमारा। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए पढ़ा लिखा हो, ये अनिवार्य नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? 65 वर्ष होनी चाहिए, 70 वर्ष होनी चाहिए, 75 वर्ष होनी चाहिए? कोई आयु सीमा नहीं है। तो राष्ट्रपति कब तक बना रहेगा उसकी कोई लिमिट नहीं है, उम्र की कोई सीमा नहीं है। तो हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। पूछा जा रहा है कि भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी भी व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए? यहाँ न्यूनतम आयु की बात की जा रही है, उसकी योग्यता की बात की जा रही है कि उसकी योग्यता में क्या होना चाहिए। तो उसकी योग्यता में यह भी होना चाहिए कि उसकी आयु
35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा राइट आंसर बनेगा आपका 35 वर्ष होनी चाहिए। अनुच्छेद 58 में इसका वर्णन है। अनुच्छेद 58 में जो है राष्ट्रपति के योग्यता के बारे में बताया गया है। योग्यता के बारे में बताया गया है और योग्यता में क्या क्या होना चाहिए? वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरा कर लेना चाहिए, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए उसके पास, और वह किसी लाभ के पद पर न हो। और फ्रेंड कभी कभी यहाँ से एक प्रश्न बनता है, जैसे पूछ देता है कि क्या भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए जन्म से भारतीय नागरिक होना चाहिए? तो नहीं फ्रेंड, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए जन्मजात नागरिक नहीं होना चाहिए और ये भी अनिवार्य नहीं है कि वो पढ़ा लिखा व्यक्ति हो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार राष्ट्रपति पद पर चुना जा सकता है? तो अभी आपको फ्रेंड बता चुके हैं हम कि ये भारतीय संविधान में इस पर मौन है, यानी कितनी बार चुना जाएगा ये बाध्यता नहीं है, वो कितनी भी बार चुना जा सकता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 6 का 4 नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन किस प्रकार से होता है, यानी उनकी विधियों के बारे में पूछ रहा है यहाँ पे। प्रत्यक्ष रूप से होता है, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा होता है, लोकसभा के सदस्यों द्वारा होता है, अप्रत्यक्ष मतदान से होता है। तो फ्रेंड भारतीय संविधान के अनुच्छेद आपके 55 में, आर्टिकल 55 में जो है आपके विधियां बताई गई हैं कि निर्वाचन विधि की बात करता है। ये निर्वाचन विधि से वर्णन जो है अनुच्छेद 55 में वर्णित है और इसमें बताया गया है कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होगी, एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान होगा और अप्रत्यक्ष प्रणाली से भारतीय राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाएगा। तो राइट आंसर हमारे यहाँ क्या बनेगा? चौथा नंबर ऑप्शन, अप्रत्यक्ष मतदान से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो फ्रेंड यहाँ पे प्रत्यक्ष निर्वाचन और अप्रत्यक्ष निर्वाचन आपको बता दें कि जो प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है वो जनता के द्वारा डायरेक्ट कोई अगर चुनकर आता है तो उसे प्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं। अगर जनता किसी को चुन दे, उन प्रतिनिधियों के द्वारा किसी को चुना जाता है तो उसे कहते हैं अप्रत्यक्ष निर्वाचन। जैसे हम लोकसभा सदस्यों को, राज्यसभा में सदस्यों को और जैसे विधानसभा में जो विधायक चुन के चले जाते हैं, इनके द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव हो जाता है, इसलिए इन्हें अप्रत्यक्ष निर्वाचन यानी अप्रत्यक्ष मतदान से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। आगे बढ़ते हैं। भारत के निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो फ्रेंड राइट आंसर हमारा यहाँ पे बनेगा क्वेश्चन नंबर 8 का, तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य, ये तो राइट हमारा आंसर है, यानी लोकसभा प्लस राज्यसभा, ये दोनों सदनों के जो निर्वाचित सदस्य होंगे वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे, राष्ट्रपति को चुनने में भाग लेते हैं। लेकिन राज्य विधानसभा के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ये फ्रेंड आपका सही नहीं है। सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये भी सही है आपका। दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, तो फ्रेंड पहले ऐसा प्रावधान नहीं था, लेकिन 17वें नंबर का संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने के लिए अब अनिवार्य कर दिया गया है, उन्हें छूट दे दी गई है। तो इस प्रकार फ्रेंड हमारा राइट आंसर जो यहाँ पे बनेगा, चौथा नंबर ऑप्शन बनेगा हमारा। 1, 3 और 4 सही है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के 17वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन दो केंद्र शासित प्रदेशों ने भाग लेने का अधिकार दिया गया हुए हैं,
दिल्ली और चंडीगढ़, दिल्ली और पुडुचेरी, दिल्ली और दमन दीव, चंडीगढ़ और पुडुचेरी। तो राइट आंसर हमारा 9 का यहाँ पे हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन, दिल्ली और पुडुचेरी को शामिल किया गया है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है। 5 वर्ष का, 6 वर्ष का, 4 वर्ष का, कोई सीमा नहीं है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे बनेगा ए नंबर ऑप्शन 5 वर्ष का। अब फ्रेंड प्रश्न ये उठता है कि कब से काउंट होगा, कब से गिना जाएगा ये 5 वर्ष। तो फ्रेंड जिस दिन राष्ट्रपति शपथ लेता है उस दिन से ये काउंटिंग शुरू हो जाती है और वो 5 वर्ष की गिनती की जाती है। अगर फ्रेंड कार्यकाल अगर पूरा हो जाता है, हो जाने पर भी जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता है तब तक राष्ट्रपति अपने पद पर बना रह सकता है। क्या राष्ट्रपति 5 साल से पहले भी हट सकता है? हाँ फ्रेंड, तो हट सकता है। ये कंडीशन आपकी होगी आपकी कैसे? वो स्वतः ही त्याग पत्र दे दे। क्या कर दे? त्याग पत्र दे दे। या तो उसकी मृत्यु हो जाए या उस पर क्या हो जाए, क्या कर दिया, महाभियोग लग जाए। महाभियोग अगर उसके ऊपर लगा दिया जाए तो 5 साल से पहले भी वो अपने कार्यकाल से हट सकता है। ये आपकी कंडीशन है। अगर स्वतः ही वो त्याग पत्र दे दे, या तो उसकी मृत्यु हो जाए, या तो उसके ऊपर महाभियोग लगा दिया जाए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, अटॉर्नी जनरल, महाधिवक्ता। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे बनेगा ए नंबर ऑप्शन, भारत का मुख्य न्यायाधीश। ए नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड अगर मान जाइए भारत का मुख्य न्यायाधीश उस समय न हो, अगर वो अनुपस्थित हो तो कौन दिलाएगा? तो फ्रेंड सर्वोच्च न्यायालय का ही उससे जो सीनियर हो, जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा उससे नीचे जो आपका सीनियर होगा न्यायाधीश वो दिलाएगा। यही क्रम चलता रहता है। आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? अनुच्छेद 58 के तहत, अनुच्छेद 60 के तहत, अनुच्छेद 70 के तहत, अनुच्छेद 59 के तहत। तो अनुच्छेद 12 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, अनुच्छेद 60 के तहत। अनुच्छेद 60 में जो है आपके राष्ट्रपति के शपथ की बात की गई है। भारतीय संविधान के अनुसूची 3 में जितने भी पदाधिकारियों के शपथ की बात की गई है, लेकिन उसमें आपका राष्ट्रपति शामिल नहीं है। राष्ट्रपति के शपथ के लिए अलग से अनुच्छेद 60 का वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 60 में जो है राष्ट्रपति के राष्ट्रपति के शपथ के बारे में उल्लेख है। फ्रेंड अनुच्छेद 59 की चर्चा कर लेते हैं। अनुच्छेद 59 में क्या दिया गया है? तो पद की शर्तें दी गई हैं। राष्ट्रपति के पद की शर्तों के बारे में बताया गया है कि क्या क्या शर्त होंगे। तो फ्रेंड इस पे चर्चा करते हैं पद की शर्तों के बारे में। तो राष्ट्रपति का जब आप चुनाव लड़ेंगे तो 50 सदस्य जो होंगे आपके नाम का अनुमोदन करने वाले होने चाहिए, यानी अनुमोदन करने वालों की संख्या 50 होनी चाहिए। और फ्रेंड 50 सदस्य जो होंगे आपके वो आपके प्रस्तावक होने चाहिए। इससे पहले जो था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ऐसा प्रावधान कर दिया गया कि इनकी संख्या 50-50 होनी चाहिए। इससे पहले जो है आपकी केवल 5 अनुमोदक और 5 प्रस्तावक लगते थे। वहीं अगर उपराष्ट्रपति की बात की जाए, उपराष्ट्रपति के लिए जो पद की शर्तें की बात की गई है उसमें कितने अनुमोदक और कितने प्रस्तावक लगते हैं? तो उनकी संख्या 20 अनुमोदक और 20 प्रस्तावक सदस्यों की जरूरत होती है। तो इन पॉइंटों को भी आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? अनुच्छेद 53 के तहत, अनुच्छेद 61 के तहत, अनुच्छेद 76 के तहत, अनुच्छेद 356 के तहत। तो 13 का हमारा राइट आंसर यहाँ पे बनेगा दूसरा ऑप्शन, अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। तो फ्रेंड प्रश्न ये उठता
होता है कि जब राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाएगा तो सबसे पहले जो महाभियोग की प्रक्रिया होगी किस सदन में लाया जाएगा, लोकसभा में पहले लाया जाएगा या राज्यसभा में लाया जाएगा। तो फ्रेंड किसी भी सदन में लाया जा सकता है, पहले लोकसभा में लाया जा सकता है या राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड लोकसभा में लाया जा सकता है या राज्यसभा में, अगर मान लीजिए लोकसभा में अगर हम पहले महाभियोग की प्रक्रिया चलाते हैं तो फ्रेंड इसकी सूचना भी हमको राष्ट्रपति को देनी होती है कि आप पे महाभियोग लगाया जा रहा है। इसकी सूचना 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित किया जाना चाहिए। और भारत में जो है किस आधार पे महाभियोग चलाया जाता है राष्ट्रपति पे, अगर भारत का राष्ट्रपति जो है संविधान पर अतिक्रमण करता है तो महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति पर चलाया जा सकता है। लेकिन वहीं अमेरिका में जो है आपके राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाएगा और राजद्रोह के आधार पर भी लगाया जा सकता है, भ्रष्टाचार के आधार पर भी लगाया जा सकता है। गंभीर अगर अपराध कर देता है राष्ट्रपति तो उस कंडीशन में भी उस पर आपका महाभियोग चलाया जा सकता है। अगर वो रिश्वत ले लेता है तो भी उस पर महाभियोग चलाया जा सकता है। लेकिन भारत में केवल संविधान के अतिक्रमण करने पर ही महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है? राज्यसभा को है, संसद के दोनों सदनों को है, लोकसभा स्पीकर को है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे बनेगा आपका, बता चुके हैं पहले ही, संसद के दोनों सदनों को है, यानी लोकसभा या राज्यसभा दोनों को पावर दिया गया है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया। आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है कि राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जा रहा है, इसकी सूचना कम से कम कितने दिन पहले बता देना चाहिए? 7 दिन पहले, 14 दिन पहले, 21 दिन पहले, 30 दिन पहले। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे बनेगा दूसरा ऑप्शन, 14 दिन पहले सूचित किया जाना चाहिए। यदि लोकसभा में पहले आता है अगर महाभियोग की प्रक्रिया तो उसके कुल सदस्यों का 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर द्वारा ही लाया जाएगा और 14 दिन पूर्व ये सूचना देना होगा राष्ट्रपति को। और सदन में कुल सदस्यों के 2/3 अगर लोकसभा में आता है, कुल सदस्यों के 2/3 से ये बहुमत पारित कर दिया जाता है राष्ट्रपति पर महाभियोग की, तो इसके बाद ये प्रक्रिया दूसरे सदन में जाता है, यानी अब राज्यसभा में जाएगा। और राज्यसभा में भेजा जाएगा। जब राज्यसभा इसकी जांच कर रही होगी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की, तो उस समय राष्ट्रपति स्वयं या अपने पदाधिकारी को उपस्थित होकर राज्यसभा में वो अपने बात को रख सकता है, अपने बता सकता है, वो राष्ट्रपति उसमें उपस्थित रहेगा। और इसी प्रकार से अगर राज्यसभा में 2/3 बहुमत से अगर पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया लग जाती है और राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ता है। तो फ्रेंड, हम राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में बता दिया आपको विस्तार से कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कैसे चलाई जाती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। राष्ट्रपति का रिक्त पद भर लिया जाना चाहिए। अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया तो कितने दिनों के अंदर भर लेना चाहिए? 90 दिन में, 6 महीने में, 1 वर्ष में, 9 माह में। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, 6 महीने के अंदर भर लेना चाहिए। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 62 में वर्णित है। आगे बढ़ते हैं। यदि मृत, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उसे पद का कार्यभार कौन संभालेगा? प्रधानमंत्री संभालेगा, उपराष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, उपराष्ट्रपति संभालेगा। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? लोकसभा स्पीकर को, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है। भारत का राष्ट्रपति शपथ लेता है भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने की, भारत के संविधान में सत्य, निष्ठा और विश्वास की, देश के संविधान और कानून को बनाए रखने की, देश के संविधान और कानून को संरक्षित, सुरक्षित एवं प्रतिरक्षित
रखने की। तो राइट आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा 19 का चौथा ऑप्शन। देश के संविधान कानून को संरक्षित, सुरक्षित और प्रतिरक्षित रखने का शपथ लेता है। और उसका शपथ का वर्णन जो है आपके भारतीय संविधान के अनुच्छेद किस में दिया गया है, याद रखेंगे अनुच्छेद 60 में जो है शपथ से संबंधित वर्णन है। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो, यानी दोनों पद खाली हो, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का, और भारत के राष्ट्रपति खाली हो, तो भारत के राष्ट्रपति पद पर कौन होता है? प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, इनमें से कोई नहीं। उस कंडीशन में भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति का कार्यभार देखता है। दूसरा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा यहाँ पे। भारत का राष्ट्रपति राज्य का मुखिया है, सरकार का मुखिया है, राज्य और सरकार दोनों का मुखिया है, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा बनेगा पहला ऑप्शन, राज्य का मुखिया है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी विवाद का निपटारा संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 71 में, अनुच्छेद 70 में, अनुच्छेद 60 में, अनुच्छेद 124 में। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन अनुच्छेद 71 में जो है आपका वर्णित है, और यह केवल सुप्रीम कोर्ट में ही इस मामले का निपटारा किया जाएगा। और इसमें जो विवाद से संबंधित जो भी मामला है, जितने भी इसमें प्रत्याशी हैं, कैंडिडेट हैं, या तो इसके निर्वाचक मंडल में जितने सदस्य भाग ले रहे हैं वही सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, कोई भी व्यक्ति नहीं जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति दी गई है? अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 100, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 352। राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे पहला ऑप्शन अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति दी गई है। अगर किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड की सजा मिल गई है, या सेना न्यायालय द्वारा भी अगर किसी को जो है आपको दंड दिया गया है, तो राष्ट्रपति चाहेगा तो उसे क्षमा कर सकता है। भारत में राष्ट्रपति को 5 प्रकार की क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है, जिसमें है आपका लघुकरण, परिहार, विराम, परिलंबन और क्षमा। ये 5 प्रकार की आपकी जो राष्ट्रपति को है इसमें पावर दिया गया है। निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? फ्रेंड याद रखेंगे, नहीं पूछा जा रहा किसकी नियुक्ति नहीं करता है। उपराष्ट्रपति की, प्रधानमंत्री की, राज्यपाल की, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की। तो फ्रेंड राइट आंसर यहाँ पे हमारा बनेगा पहला ऑप्शन, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है, क्योंकि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, क्योंकि उसका चुनाव के माध्यम से उपराष्ट्रपति को चुना जाता है। और अनुच्छेद 63 में जो है उपराष्ट्रपति का वर्णन मिलता है। और प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है? भारत का महान्यायवादी, नियंत्रण एवं मामले का परीक्षक, एक राज्य का राज्यपाल, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा चौथा ऑप्शन, सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, संसद द्वारा, राज्यसभा के सभापति द्वारा। यानी कहने का तात्पर्य है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो 26 के यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, राष्ट्रपति के द्वारा। और यह साधारण विधेयक और वित्त विधेयक से संबंधित कोई भी विवाद हो आपका, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 में ये उसको अधिकार दिया गया है कि वह संयुक्त बैठक बुला सकता है। और जिस समय ये संयुक्त बैठक बुलाया जाएगा उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो उस समय की अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। उसकी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा। मान लीजिए लोकसभा अध्यक्ष अगर अनुपस्थित हो तो तब कौन करेगा? तब लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा। अगर वो भी अनुपस्थित हो तो राज्यसभा का उपसभापति करेगा, सभापति नहीं करेगा। कौन करेगा? राज्यसभा का उपसभापति करेगा। तो आप फ्रेंड कहेंगे कि राज्यसभा का सभापति क्यों नहीं कर सकता है? इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि राज्यसभा का जो सभापति होता है वह
राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, क्योंकि आप राज्यसभा का सभापति कौन बनता है? उपराष्ट्रपति बनता है, और वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, इसलिए वो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं कर पाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 की चर्चा करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति देने से रोक सकते हैं? तो 27 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा आपका चौथा ऑप्शन, अनुच्छेद 111 के तहत। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान है? 360, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 200। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरा ऑप्शन, अनुच्छेद 123 के तहत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। और जो ये अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये भारत का यह अधिनियम 1935 से लिया गया है। भारत शासन अधिनियम 1935 से अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति दी गई है, ये राष्ट्रपति को दी गई है। और फ्रेंड, कभी कभी जब संसद अपने सत्र में नहीं होता है और सरकार को ये जरूरत लगती है कि नियम बनाने की जरूरत है, तो राष्ट्रपति उस समय अध्यादेश जारी करके नियम बना देता है। और जिन जिन विषयों पे संसद कानून बना सकती है, उन सभी विषयों पे राष्ट्रपति अध्यादेश भी जारी कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 29 की चर्चा करते हैं। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? 1 माह, 6 सप्ताह, 8 सप्ताह और 6 माह तक। तो फ्रेंड, कहने का अर्थ यहाँ पे ये पूछा जा रहा है आपसे कि जो राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया गया था, जैसे ही आपका संसद सत्र शुरू होगा, उसमें कितने दिन के अंदर उसमें पेश कर दिया जाना चाहिए जो आपका अध्यादेश से संबंधित जो आपका नियम बनाया गया था। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, 6 सप्ताह के अंदर। यानी दूसरा ऑप्शन हमारा राइट होगा यहाँ पे 6 सप्ताह यानी 42 दिन। कभी कभी ऐसे ही प्रश्न पूछ देता है, याद रखेंगे 42 दिन होगा या 6 सप्ताह होगा। अगर ये 6 सप्ताह के अंदर नहीं पेश किया जाता है, तो जो राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है वो समाप्त हो जाएगा, वो नियम समाप्त हो जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 32। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा 30 का तीसरा नंबर, अनुच्छेद 143 के तहत ये अधिकार दिया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात लगाया जा सकता है? अनुच्छेद 352, 356, 360, 355। तो फ्रेंड, राइट आंसर हमारा बनेगा पहला ऑप्शन, 352 के तहत राष्ट्रीय आपात लगाया जा सकता है। तो फ्रेंड, राष्ट्रीय आपात जो है आपका कब लगाया जा सकता है? जैसे आपका युद्ध होने वाला हो किसी दूसरे देश से बाह्य आक्रमण हो जाए अपने देश पे, सशस्त्र विद्रोह हो जाए, इन कंडीशन में 352 के तहत राष्ट्रीय आपात राष्ट्रपति लगा सकता है। वैसे फ्रेंड, भाग 18 में आपका 352 से लेके 360 तक, इसमें जो है आपको राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां प्रदान है। भाग 18 के 352 से 360 के बीच राष्ट्रीय आपातकाल में राष्ट्रपति को शक्ति दी गई है, जिसमें 352 में राष्ट्रीय आपात का वर्णन किया गया, तो 356 में जो है आपका राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार दिया गया है। वहीं 360 की चर्चा करें तो उसमें वित्तीय आपात की बात की गई है। 355 में आपका राज्य में अगर बाह्य आक्रमण या युद्ध या राज्य में आपका कोई सशस्त्र विद्रोह जैसा माहौल है, तो ये आपका केंद्र का कर्तव्य बनता है कि वो राज्य को सुरक्षा प्रदान करे, ऐसा वर्णन है 355 में। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं।
दो अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे, यानी 2 बार लगातार कौन चुने गए थे राष्ट्रपति? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा 32 का राइट आंसर यहाँ पे बनेगा आपका दूसरा ऑप्शन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे 2 अवधि के लिए राष्ट्रपति भारत के चुने गए थे। उनका पहला कार्यकाल था ये 1950 से लेके 1952 तक रहे ये भारत के राष्ट्रपति पहली बार, और दूसरी बार जो है 1952 से लेके ये 1957 तक रहे। ये 2 बार भारत के राष्ट्रपति रहे थे। आगे बढ़ते हैं। सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे। यहाँ सर्वसम्मत का अर्थ निर्विरोध से है कि कौन से ऐसे राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए हैं। एस राधाकृष्णन, बीबी गिरी, एन संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह। तो राइट आंसर हमारे यहाँ पे बनेगा तीसरा ऑप्शन, एन संजीव रेड्डी जो हैं ये निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। और इनका कार्यकाल बात करें हम तो ये 1977 से लेके ये 1982 तक इनका कार्यकाल था। आगे चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया था? जस्टिस MC महाजन, जस्टिस M हिदायतुल्ला, जस्टिस PN भगवती, जस्टिस BK मुखर्जी। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन हमारा, जस्टिस S हिदायतुल्ला ने भारत में राष्ट्रपति के रूप में भी कार्यभार ग्रहण किया था। और ये आपका इनकी कार्यकाल की बात करें तो ये 20 जुलाई 1969 से लेके इनका कार्यकाल जो था ये आपका 24 अगस्त 1969 तक ये रहे थे। ये इनका कार्यकाल था। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? अनुच्छेद 95, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 359, अनुच्छेद 365। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे बनेगा अनुच्छेद 85 के तहत वह लोकसभा को भंग कर सकता है। अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति को कुछ और भी, जैसे वह लोकसभा को भंग कर सकता है, उसका सत्रावसान भी कर सकता है, वह सत्र को बुला भी सकता है। ये सभी जो कार्य हैं वो राष्ट्रपति स्वयं नहीं, अपने स्वविवेक से नहीं करता है, ऐसा वह मंत्रिपरिषद के सलाह से ही करता है। तो इस पॉइंट को याद रखेंगे। अनुच्छेद 85 के तहत लोकसभा को भंग कर सकता है, सत्रावसान कर सकता है, सत्र को बुला भी सकता है, लेकिन ये जो पावर है ये स्वविवेकी शक्ति नहीं है राष्ट्रपति को, ऐसा वह मंत्रिपरिषद के सलाह से ही करेगा। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मंत्रिपरिषद, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, भारत के नागरिक। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, राष्ट्रपति के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। भारत के किस राष्ट्रपति ने लोकसभा अध्यक्ष पद भी संभाला था? कौन से ऐसे राष्ट्रपति हैं जो लोकसभा अध्यक्ष भी रहे और राष्ट्रपति भी रहे? तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, नीलम संजीव रेड्डी। आगे बढ़ते हैं। राज्य में राष्ट्रपति शासन का अर्थ राज्य में शासन है सीधा राष्ट्रपति का, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मुख्यमंत्री का, काम चलाऊ सरकार, राज्य के राज्यपाल का। तो राइट आंसर हमारा बनेगा यहाँ चौथा ऑप्शन, जब राष्ट्रपति शासन लागू होगा तो राज्य का राज्यपाल का शासन होगा। संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत राष्ट्रपति निम्नलिखित में से क्या करता है? सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, CAG जिसे कैग के नाम से भी जानते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति या CAG की नियुक्ति करता है। तो राइट आंसर हमारा 39 का यहाँ पे हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। तो राइट आंसर हमारा दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर, युद्ध के आधार पर, उपयुक्त सभी कारणों के आधार पर। तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, उपयुक्त सभी के आधार पर
राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है, और यह 352 में वर्णित है, अनुच्छेद 352 में वर्णित है। संसद के लिए राष्ट्रपति का यहाँ फ्रेंड मिसप्रिंट है 41 में। यहाँ पर प्रश्न ऐसे होना चाहिए कि संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? संसद में जो राष्ट्रपति अभिभाषण देता है वो कौन तैयार करता है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन, केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा यह तैयार किया जाता है। निम्न में से कौन राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहा? कोई एक व्यक्ति ऐसा है जो कभी उपराष्ट्रपति पद पर नहीं रहा, सीधे वो राष्ट्रपति बना। डॉक्टर एम राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, नीलम संजीव रेड्डी, आर वेंकट रमन। तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, नीलम संजीव रेड्डी। और शेष लोग जो हैं ये उपराष्ट्रपति भी रहे और राष्ट्रपति भी रहे। नीलम संजीव रेड्डी जो है आपके केवल ये राष्ट्रपति थे। आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर सबको पता होगा कि दूसरा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और इनकी कार्यकाल की बात करें तो ये 11वें राष्ट्रपति थे भारत के, और इनका कार्यकाल जो था 2002 से लेके 2007 तक का रहा। आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 2 सदस्य, 10 सदस्य, 12 सदस्य, 6 सदस्य। तो राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। ये जो सदस्य मनोनीत किए जाते हैं वो आपका शिक्षा, साहित्य, विज्ञान, इन सब क्षेत्रों से, खेल के क्षेत्र से 12 सदस्यों को चुन के वह राज्यसभा में भेजता है। पहले ये लोकसभा में भी 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को चुनता था, लेकिन अब इसे समाप्त कर दिया गया है। पूछा जा रहा है कि नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है? 5,000 रुपया, 10,000 रुपया, 15,000 रुपया, 20,000 रुपया। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे बनेगा तीसरा ऑप्शन, 15,000 रुपया जमानत राशि के रूप में जो उम्मीदवार राष्ट्रपति चुनाव लड़ता है उसे जमा करना पड़ता है। और फ्रेंड, यह एक राजनीतिक प्रतिष्ठा के लिए ऐसा प्रावधान किया गया है। और फ्रेंड, एक आप सुने होंगे कि जमानत जब्त हो गई, तो कब अगर जमानत जब्त हो जाती है किसी भी प्रत्याशी की, तो जो ये 15,000 रुपया है ये वापस नहीं मिलेगा। तो जमानत जब्त कब होता है? जब कुल वैध मत जो होता है, कुल वैध मत का अगर आप 1/6 अगर आप वोट नहीं पाते हैं तो आपकी जमानत जब्त मानी जाएगी। और जो ये आपका 15,000 रुपया ये कहाँ रखा जाता है? ये भी प्रश्न बन सकता है कि इसको कहाँ रखा जाता है। ये भारत सरकार के सरकारी खजाने में इस रुपये को रखा जाता है। ये आरबीआई जो है आपका भारत का यहीं पे रखा जाता है, आरबीआई में ही। इसको कह सकते हैं भारत सरकार के सरकारी खजाने में ये पैसे को रखा जाता है। भारत के राष्ट्रपति का प्रति माह वेतन कितना है? 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 2,50,000। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे पहला ऑप्शन, 5 लाख रुपया प्रति माह मिलता है। पेंशन की बात करें, अगर कोई राष्ट्रपति पद से जब हट जाता है तो उसे प्रति वर्ष, याद रखेंगे प्रति माह नहीं, प्रति वर्ष उसे कितना रुपया मिलता है पेंशन के रूप में? तो याद रखेंगे प्रति वर्ष 30 लाख रुपया मिलता है उसे। आगे बढ़ते हैं।
भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है? पूर्ण निषेध, निलंबन निषेध, पॉकेट निषेध, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा 47 का चौथा ऑप्शन, उपरोक्त सभी। और ये जो वीटो शक्ति है ये आपके भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 में वर्णित है। और फ्रेंड वैसे जो ये वीटो शब्द है ये भारत के संविधान में कहीं भी वीटो शब्द का वर्णन नहीं मिलता है। ये जो वीटो शब्द है ये मीडिया के द्वारा दिया गया शब्द है। वीटो शब्द भारतीय संविधान में जो है निषेधाधिकार शक्ति का वर्णन मिलता है। भारतीय संविधान में जो शब्द वर्णित है वो क्या है? निषेधाधिकार शक्ति। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। भारत में राष्ट्रपति ने आर्थिक संकट की घोषणा कब की थी? 1962 में, 1971 में, 1975 में, कभी नहीं। तो याद रखेंगे फ्रेंड, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब तक भारत में राष्ट्रीय आर्थिक संकट यानी वित्तीय आपात की घोषणा अब तक नहीं की गई है। ये वर्णित है 360 में। भारतीय संविधान के 360 में वित्तीय आपात का वर्णन है, अब तक भारत में कभी लागू नहीं किया गया। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। राइट आंसर हो जाएगा पहला हमारा, राष्ट्रपति होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, सबसे लंबे समय तक सेवारत सेना अध्यक्ष। तो राइट आंसर हो जाएगा पहला, राष्ट्रपति होता है। इस प्रकार फ्रेंड हम लोग 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा किए हैं जो राष्ट्रपति टॉपिक से संबंधित था। फ्रेंड इस क्लास को आप बार बार देखिए और फ्रेंड इसको देखने के बाद आपको राष्ट्रपति से संबंधित हमको उम्मीद है कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा आगामी एग्जाम में तो आपके सभी प्रश्न सही होंगे। और फ्रेंड ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और इस क्लास को अपने फ्रेंडों में शेयर करिए। और फ्रेंड अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए। फ्रेंड इसी तरह की क्लास के साथ मिलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ। लास्ट तक हमारी क्लास देखने के लिए थैंक यू।